नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पाथ मेकर में। मेरा नाम सौरभ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मई मंथ के टॉप 80 प्लस करंट अफेयर के बारे में, जो कि टॉपिक वाइज होगा दोस्तों, जो जिससे कि आपको याद करने में बहुत ही आसानी रहेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित प्रश्न। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन है, 1 मई, 12 मई, 29 मई और 31 मई। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1 मई। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस को मनाने के पीछे क्या हिस्ट्री है, चलिए उसको शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मजदूरों के द्वारा किए गए आंदोलन, जो कि सन 1886 में अमेरिका के शिकागो शहर में किया गया था। उनकी दो मांग थी। एक मांग तो यह थी कि हफ्ते में कम से कम एक छुट्टी हो और एक दिन में 12 घंटे से ज्यादा काम ना कराया जाए। अंततः उनकी मांगों को मान लिया गया और इसी दिन के उपलक्ष्य में इसको अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस घोषित किया गया, जब से हम आज तक हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं। दोस्तों, इस बार जो थीम थी 2020 की, वो थी मेंटेनिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला है 26 मई, दूसरा है 7 मई, तीसरा है 15 मई और चौथा है 3 मई। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस दोस्तों ऑप्शन डी 3 मई को मनाया जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में प्रेस को जागरूक करना तथा उसके काम की सराहना करने के लिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल 3 मई को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर थी। दोस्तों, जैसे कि हम बात करते हैं प्रेस स्वतंत्रता दिवस के बारे में, तो अभी हाल ही में जारी विश्व प्रेस सूचकांक में भारत की क्या रैंकिंग रही, हम उसके बारे में भी थोड़ी नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, 2020 में भारत की रैंकिंग 142 रही तथा जो कि 2019 में 140वें पायदान पर था। नॉर्वे इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर रहा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं दोस्तों, भारत 2 अंक नीचे गिर गए, 2 अंक नीचे गिर के 142वें पायदान पर रहा है इस बार। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 मई, ऑप्शन बी 5 मई, ऑप्शन सी 7 मई, ऑप्शन डी 11 मई। विश्व एथलेटिक्स दिवस दोस्तों 7 मई को हर वर्ष मनाया जाता है। विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को मनाया जाता है। एथलेटिक्स गेम की युवा में प्राथमिकता बढ़ाने के लिए तथा एथलेटिक्स को उसके काम को प्रोत्साहित करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 27 मई, ऑप्शन बी 8 मई, ऑप्शन सी 10 मई, ऑप्शन डी 13 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस दोस्तों 8 मई को मनाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, विश्व रेड क्रॉस एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका गठन सन 1863 में हुआ था तथा जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। दोस्तों, विश्व रेड क्रॉस के साथ साथ विश्व रेड क्रॉस के बारे में एक बात और जानकारी ले लेते हैं। विश्व रेड क्रॉस एक ऐसा एकमात्र संगठन है जिसको 3 बार शांति का नोबेल प्राप्त हुआ, जो कि सन 1917 में, सन 1944 में, सन 1963 में प्राप्त हुआ। विश्व रेड क्रॉस को हेनरी ड्यूरेंट के द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड माइग्रेट बर्ड्स डे मनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए 17 मई, ऑप्शन बी 25 मई, ऑप्शन सी 9 मई और ऑप्शन डी 10 मई। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 9 मई। 9 मई को हर वर्ष विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। प्रवासी पक्षी की संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करना है इस दिवस का उद्देश्य होता है। इसकी थीम थी इस बार दोस्तों, बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 11 मई, ऑप्शन बी है 8 मई, ऑप्शन सी है 20 मई, ऑप्शन डी है 2 मई। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 11 मई। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस क्यों मनाया जाता है दोस्तों? इसके पीछे की शॉर्ट हिस्ट्री हम जान लेते हैं। यह दिवस सन 1998 में ऑपरेशन शक्ति के तहत राजस्थान में पोखरण सफलतापूर्वक परमाणु टेस्ट के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसे पोखरण द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, जैसे अभी हमने बोला पोखरण द्वितीय, तो हम जानते हमें इस बात से एक बात की जानकारी और मिलती है कि कभी पोखरण प्रथम भी हुआ होगा।
प्रथम परमाणु टेस्ट जो कि सन 1974 में सफलतापूर्वक किया गया था, उसको हम पोखरण फर्स्ट कहते हैं, जो कि राजस्थान के पोखरण नामक स्थान पर हुआ था। इसको हम स्माइलिंग बुद्धा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, जो ये पोखरण द्वितीय है, यह टेस्ट जो है हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में किया गया था। तो दोस्तों, अभी हम जानते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे, जो कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया गया, इसकी थीम के बारे में। इसकी थीम थी दोस्तों, रिबूटिंग द इकोनॉमिक थ्रू साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशंस। एक बार मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूं दोस्तों, रिबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशंस। इसको शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों रिस्टार्ट भी कहते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 9 मई, ऑप्शन बी 15 मई, ऑप्शन सी 12 मई, ऑप्शन डी 30 मई। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 12 मई। ऑप्शन सी 12 मई इसका सही आंसर होगा। अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस को मनाने का क्या उद्देश्य है, यह क्यों मनाया जाता है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस, भारत विश्व की पहली नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिसको हम लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जानते हैं, उनके जन्म दिवस पर यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य नर्सों को उनके काम के प्रोत्साहन के बारे में बताया जाता है तथा जागरूक किया जाता है। इस बार की इसकी थीम दोस्तों, ए वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 3 मई, ऑप्शन बी 7 मई, ऑप्शन सी 10 मई, ऑप्शन डी 15 मई। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस हर वर्ष 15 मई को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस का उद्देश्य क्या है इसको मनाने का? इसको मनाने का उद्देश्य लोगों को परिवार नियोजन के बारे में जागरूक करना है। दोस्तों, इस बार की जो इसकी थीम थी वो थी फैमिलीज इन डेवलपमेंट, कोपेनहेगन एंड बीजिंग +25। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 11 मई, ऑप्शन बी है 13 मई, ऑप्शन सी है 17 मई तथा ऑप्शन डी है 20 मई। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 17 मई। विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य उन संभावनाओं को तलाशने के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करना है जो इंटरनेट और अन्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से समाज और अर्थव्यवस्था को आगे ले जा सकते हैं। इस बार की थीम जो थी दोस्तों वो थी कनेक्टेड 2030 ICTS फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसी के साथ एक और पॉइंट जो आता है हमारे पास, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं दोस्तों, जिसकी स्थापना सन 1865 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसी दिन मतलब 17 मई को ही विश्व हाइपरटेंशन दिवस भी मनाया जाता है, जिसकी थीम मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर विद द गोल ऑफ इंक्रीजिंग हाई ब्लड प्रेशर अवेयरनेस इन ऑल पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड थी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है? 6 मई, 9 मई, 28 मई या 18 मई। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 18 मई। इस बार इसकी जो थीम थी वो थी म्यूजियम फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। दोस्तों, इसी दिन मतलब 18 मई को ही विश्व एड्स वैक्सीन दिवस भी मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने, आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, 22 मई, 20 मई, 21 मई या फिर 30 मई। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की स्मृति में मनाया जाता है, जिनकी आतंकवादियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस दिन को मनाने का उद्देश्य देश विरोधी उन ताकतों को संदेश देना है जो आतंकवाद की आड़ में भारत को बर्बाद करने में लगी हुई है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। 12वां क्वेश्चन है हमारे सामने, विश्व जैव विविधता दिवस जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डेज कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए आपके सामने 22 मई, ऑप्शन बी 23 मई, ऑप्शन डी सी 24 मई, ऑप्शन डी 29 मई। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इस बार इसी थीम थी दोस्तों, अवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। चलिए दोस्तों,
डे से रिलेटेड आखिरी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 13वां क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 4 मई, ऑप्शन बी 8 मई, ऑप्शन सी 11 मई और ऑप्शन डी 31 मई। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 31 मई को। हर वर्ष 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व के लोगों को तंबाकू का सेवन करने से होने वाली समस्याओं का निवारण करने के लिए स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना सन 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों अपॉइंटमेंट, नियुक्ति से संबंधित प्रश्न। चलिए दोस्तों इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने है, मई में किसे भारत का यूनाइटेड नेशन में स्थायी प्रतिनिधित्व एम्बेसडर या फिर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया गया है? हमारे पास चार ऑप्शन है, संजय कोठारी, TS मूर्ति, के वेणुगोपाल और विजय केशव गोखले। इसका सही आंसर होगा दोस्तों TS त्रिमूर्ति, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है हमारे पास TS त्रिमूर्ति। इनको अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन में स्थायी प्रतिनिधित्व भारत का चुना गया है। दोस्तों हमने एक यहाँ पे पॉइंट डिस्कस किया है यूनाइटेड नेशन, एक हमारे पास वर्ड आया है यूनाइटेड नेशन। ये क्या है दोस्तों? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। दोस्तों हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है संजय कोठारी, जिनको अभी हाल ही में इन्हें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का अध्यक्ष मतलब कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का इनको अध्यक्ष बनाया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग इसकी स्थापना सन 1964 में की गई थी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम बढ़ते हैं। मई में किसे भारत की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना गया है? हमारे पास चार ऑप्शन है, अधीर रंजन चौधरी, सचिन पायलट, अनुराग कश्यप और मानिक शॉ। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी को अभी हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष फिर से नियुक्त किया गया है क्योंकि यह इनका दूसरा कार्यकाल है। हमारे पास एक टर्म आता है यहाँ पे लोक लेखा समिति, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है पब्लिक अकाउंट कमेटी। चलिए दोस्तों हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी का गठन जो है 1921 में किया गया था। इसमें 22 मेंबर होते हैं, जिनमें से 15 मेंबर लोकसभा से तथा 7 मेंबर राज्यसभा से चुने जाते हैं और तथा इसका अध्यक्ष जो होता है वो अपोजिशन पार्टी का लीडर चुना जाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 हम डिस्कस करते हैं। अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल मई 2021 तक बढ़ा दिया गया है? हमारे पास चार ऑप्शन है, PN साहनी, नरेंद्र ध्रुव बत्रा, सुनील छेत्री और ऑप्शन डी है लिंद्रो नैग्रे। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, नरेंद्र ध्रुव बत्रा। नरेंद्र ध्रुव बत्रा का अभी हाल ही में इनका कार्यकाल जो है 2021 तक बढ़ा दिया गया है। ये इंटरनेशनल हॉकी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। अब हम इनके बारे में एक बात और जान लेते हैं। नरेंद्र ध्रुव बत्रा जो है ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष भी है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं इंटरनेशनल हॉकी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना सन 1924 में की गई थी तथा इसका मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड के लॉसेना में स्थित है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे CBSE की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? हमारे पास चार ऑप्शन है, अनीता करवाल, मनोज आहूजा, मनीष सिसोदिया और सर्वेंद्र विक्रम। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मनोज आहूजा को हाल ही में CBSE के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मनोज आहूजा से पहले दोस्तों ऑप्शन ए जो है अनीता करवाल ये पद पर कार्यरत थी। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं CBSE सेंट्रल बोर्ड फॉर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना सन 1962 में की गई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किसे जम्मू एंड कश्मीर बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? हमारे पास चार ऑप्शन है, जुबैर इकबाल, ऑप्शन बी है इरफान अहमद, ऑप्शन सी है मोहम्मद राशिद तथा ऑप्शन डी है कमाल पाशा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, जुबैर इकबाल। जुबैर इकबाल को भी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर बैंक का प्रबंध निदेशक चुना गया है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसे नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हमारे पास चार ऑप्शन है, हर्ष कुमार भनवाला,
प्रकाश बख्शी, आर के सिंह, गोविंदा राजुलू चिंताला। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, गोविंदा राजुलू चिंताला को अभी हाल ही में नाबार्ड का अध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों हमारे पास यहाँ पर एक टर्म आता है नाबार्ड, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ दोस्तों, नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना सन 1982 में की गई थी। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने है, निम्न में से किसे भारतीय इस्पात संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए दिलीप ओमैन को, ऑप्शन बी दीपेंद्र गुलेरिया को, ऑप्शन सी दीपक भारद्वाज को और ऑप्शन डी आर्सेलर मित्तल निप्पन को। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए दिलीप ओमैन को। दिलीप ओमैन को अभी हाल ही में भारतीय इस्पात संघ का अध्यक्ष चुना गया है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री तथा उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, कर्मेन रिनहार्ट, गीता गोपीनाथ, आर्ट कराय, पेनी गोल्डनबर्ग। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, कर्मेन रिनहार्ट को अभी हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री तथा उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। यहाँ पे हम एक टर्म देखते हैं दोस्तों, विश्व बैंक। विश्व बैंक इसकी स्थापना सन 1945 में की गई थी तथा इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, निम्न में से किसे न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हमारे पास चार ऑप्शन है, अनिल किशोरा, माक्रोस पराडो त्रायोजो, केवी कामत और ऑप्शन ब्रागा डी एंड्रेड। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, माक्रोस पराडो त्रायोजो को अभी हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं, उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ब्रिक्स, यहाँ पे हमारे पास एक टर्म आती है ब्रिक्स, जिसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इनके द्वारा ही इन देशों को फंड उपलब्ध कराने के लिए इस बैंक का गठन किया गया है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, निम्न में से किसने इराक के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? हमारे पास चार ऑप्शन है, अदनान अल जुर्फिल, मुस्तफा अल कदीमी, आदिल अब्दुल मेहदी और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, मुस्तफा अल कदीमी। इन्होंने हाल ही में इराक के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। इनसे पहले जो थे दोस्तों वो ऑप्शन सी आदिल अब्दुल मेहदी थे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन पाकिस्तानी एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट बने? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तानी एक मुस्लिम कंट्री में कोई हिंदू उनके एयरफोर्स का पायलट बने। तो इसका चार ऑप्शन है दोस्तों, देवेश शर्मा, राहुल भदौरिया, राहुल देव या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, राहुल देव। राहुल देव अभी हाल ही में पाकिस्तानी एयरफोर्स में बनने वाले पहले हिंदू पायलट बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 25वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे गूगल क्लाउड द्वारा भारत में गूगल क्लाउड के उपाध्यक्ष अभियांत्रिकी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंजीनियरिंग के रूप में नियुक्त किया गया है? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, सुंदर पिचाई, ई श्रीधरन, अनिल भंसाली और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, अनिल भंसाली को हाल ही में गूगल क्लाउड द्वारा भारत में गूगल क्लाउड के उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंजीनियरिंग के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में किसे एल्सा कॉर्प का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन है, विराट कोहली, एम.एस. धोनी, अजिंक्य रहाणे तथा सचिन तेंदुलकर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, अजिंक्य रहाणे को अभी हाल ही में एल्सा कॉर्पोरेशन, जिसकी फुल फॉर्म है इंग्लिश लैंग्वेज स्पीच असिस्टेंट, ये एक संस्था है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के प्रोफेशनल साइंटिस्ट का संस्था है, जिसमें काफी सारे लोग हैं जो कि इनकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन की ट्रेनिंग देते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 हम देख लेते हैं, हाल ही में किसे केंद्रीय जल आयोग के वित्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? हमारे पास चार ऑप्शन है, नरेंद्र कुमार, प्रदीप कुमार शुक्ला, ऑप्शन सी हमारे पास दीपक शर्मा, ऑप्शन डी है संजय कोठारी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्रदीप कुमार शुक्ला। प्रदीप कुमार शुक्ला को हाल ही में केंद्रीय जल आयोग के वित्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा किताबों के शीर्षक तथा उनके लेखक से संबंधित प्रश्न। हम अक्सर देखते हैं दोस्तों करंट अफेयर के सेक्शन में किताबों के शीर्षक
तथा उनके राइटर से संबंधित प्रश्न हमें अक्सर देखने को मिलता है, तो इसीलिए हमने इस टॉपिक को यहाँ पर ऐड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, द रूम वेयर इट हैपेंड ए व्हाइट हाउस मेमोरियल नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से किस के द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए है हमारे पास जी मोसियानो, बी है जोनाथन फ्रेंजन, सी है माइकल चबॉन तथा ऑप्शन डी है हमारे पास जॉन बोल्टन। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी जॉन बोल्टन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल नामक पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? आनंद यादव, मंगेश पडळकर, पुरुषोत्तम लक्ष्मण तथा गिरीश कुबेर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी गिरीश कुबेर के द्वारा ही ये बुक लिखी गई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। कोविड कथा नामक पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए अमित जैन, ऑप्शन बी ऑप्शन ए है हमारे पास अमित शाह, ऑप्शन बी है सत्येंद्र जैन, ऑप्शन सी है डॉक्टर हर्षवर्धन और ऑप्शन डी है नरेंद्र मोदी। तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, जो कि यूनियन स्वास्थ्य मंत्री हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा कोविड कथा नामक पुस्तक लिखी गई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? मोयेन चियाटुंग ली, ऑप्शन सी है बी जिन और ऑप्शन डी है फेंग फेंग। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों फेंग फेंग के द्वारा ही वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक लिखी गई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है जो हमारा, होप ऑन माय एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? हमारे सामने चार ऑप्शन है, रस्किन बॉन्ड, रोमन कैथोलिक, हरुकी मुराकामी और थॉमस ब्यूनचो। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ब्रिटिश मूल के भारतीय नागरिक हैं जिन्होंने यह बुक लिखी है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 हम डिस्कस कर लेते हैं। विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल वार हीरो नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है हमारा वीएन थापर, ऑप्शन बी है नेहा द्विवेदी, ऑप्शन सी है वीएन थापर तथा नेहा द्विवेदी और ऑप्शन डी है भरत वर्मा। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी वीएन थापर तथा नेहा द्विवेदी के द्वारा ही यह पुस्तक लिखी गई है। चलिए दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और हम डिस्कस करते हैं हाल ही में दुनिया को अलविदा कहने वाले व्यक्ति तथा उनसे संबंधित क्षेत्र। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा इस पॉइंट से भी काफी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर सेक्शन में, जो कि अभी हाल ही में व्यक्ति दुनिया को छोड़ के गए होते हैं, उनसे संबंधित क्षेत्र हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे सामने दोस्तों, हाल ही में बलबीर सिंह सीनियर का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी वॉलीबॉल, ऑप्शन डी हॉकी। जैसा कि हम सभी जानते हैं बलबीर सिंह सीनियर हॉकी के क्षेत्र से संबंधित थे। बलबीर सिंह सीनियर को ने अपने नाम काफी कीर्तिमान हासिल किए, जिनमें से कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। बलबीर सिंह को सन 1948, सन 1952 तथा सन 1956 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला था और भारतीय हॉकी टीम के कोच के पद पर रहते हुए उन्हें सन 1971 में ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया गया तथा 1975 के हॉकी वर्ल्ड कप में उन्हें गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे एक हमने बात कही ब्रॉन्ज मेडल। तो दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जो बना होता है वो कॉपर और टिन का मिक्सचर, एक धातु होती है, उससे वो बना होता है। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में वीरेंद्र कुमार का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो हमारे सामने चार ऑप्शन है दोस्तों, राजनीति से, खेल से, साहित्य से या फिर सिनेमा से। दोस्तों इसका आंसर है वह राजनीति से संबंधित है और वो मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे सामने है, हाल ही में अजीत जोगी का निधन हो गया, वह किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे? तो दोस्तों हमारे पास चार ऑप्शन है, केरल, ऑप्शन बी है हमारे पास हरियाणा, ऑप्शन सी है हमारे पास दिल्ली और ऑप्शन डी है हमारे पास छत्तीसगढ़। तो दोस्तों हम देखते हैं इसका आंसर होगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। चलिए दोस्तों जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पे वर्ड डिस्कस किया छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं
छत्तीसगढ़ के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं भूपेश बघेल, और वर्तमान में इसके जो राज्यपाल हैं वो है अनुसुईया उइके। यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो अनुसुईया उइके हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सरकारी योजनाओं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा होगा वो होगा सरकारी योजनाओं, गवर्नमेंट स्कीम तथा अभियान, मिशन से संबंधित प्रश्न। अक्सर इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे सामने है, FIR आपके द्वारा योजना किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई? हमारे पास ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है मध्य प्रदेश, सी है गुजरात तथा डी है जम्मू एंड कश्मीर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया। मध्य प्रदेश के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया है, FIR आपके द्वारा। मध्य प्रदेश के बारे में हम जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो है शिवराज सिंह चौहान, और जो उनके वर्तमान राज्यपाल हैं वो है लालजी टंडन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से किस राज्य सरकार ने किसी अन्य राज्य या देश से लौटे लोगों के परिवार को जागरूक करने के लिए निगाह योजना लॉन्च की? ऑप्शन ए है हमारे पास उत्तर प्रदेश, बी है हिमाचल प्रदेश, और सी है पश्चिम बंगाल, और डी है महाराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने ही अभी हाल ही में निगाह योजना लॉन्च की, जो दोस्तों कोरोना वायरस के चलते संक्रमण के लिए को ध्यान में देखते हुए डिसीजन लिया गया। निगाह योजना के तहत क्या किया जाएगा, यह क्या है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। निगाह योजना के तहत किसी अन्य देश या फिर अन्य राज्य से लौटे हुए लोगों के परिवार को यह जागरूक करना है तथा उनको कोरोना वायरस के प्रति सावधानियों को कैसे बरतना चाहिए तथा क्वारंटीन के बारे में जानकारी देना है, जिससे कि कोरोना वायरस संक्रमण को रोका जा सके। ठीक है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं तथा वर्तमान यहाँ के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 हमारे सामने है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की? निम्न में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी गारंटी योजना जो है रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है? उत्तर प्रदेश ने, बिहार ने, पश्चिम बंगाल ने या फिर हिमाचल प्रदेश ने? इसका सही आंसर होगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने उन पंजीकृत मजदूरों के लिए, कारीगरों के लिए जो कि निर्माण उद्योग से संबंधित है, उनके लिए अभी हाल ही में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की। इसके तहत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने डायरेक्टली 2000 रुपए ऐसे मजदूरों के खाते में प्रोवाइड कराए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 हमारे सामने है, वन नेशन वन कार्ड के तहत कुल कितने राज्यों को इस योजना के तहत जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 17 राज्यों को इस योजना के तहत जोड़ा गया है। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं इस योजना को जब स्टार्ट किया गया था तो इसमें 12 राज्य थे। अभी हाल ही में इसमें 5 अन्य राज्यों को शामिल किया गया है, जो कि हैं उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, दमन एंड दीव। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने विकास अभय ऋण योजना शुरू की? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने, पंजाब नेशनल बैंक ने, सब हरियाणा ग्रामीण बैंक ने? इसका सही आंसर होगा दोस्तों कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, ऑप्शन बी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने भी हाल ही में विकास अभय ऋण योजना लॉन्च की। इसके तहत जो MSME के उद्योग हैं, उद्योगपति हैं, उनको कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 42वां क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में किसके द्वारा आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च की गई? ऑप्शन ए है LIC, ऑप्शन बी इफ्को टोक्यो, ऑप्शन सी SBI सामान्य बीमा, ऑप्शन डी डिजिटल इंश्योरेंस कंपनी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी SBI सामान्य बीमा। SBI सामान्य बीमा के तहत अभी कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा लॉन्च किया गया है, जिसके तहत न्यूनतम कवरेज 1 लाख रुपए का दिया जाएगा तथा मैक्सिमम कवरेज जो हो 5 लाख रुपए का दिया जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, हाल ही में सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है हरियाणा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने भी हाल ही में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की घोषणा की है। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा अफेक्टेड जो हमारा स्टेट है वो महाराष्ट्र ही रहा है। तो इसी को ध्यान में देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस योजना को लॉन्च किया।
और हम महाराष्ट्र के साथ साथ यह भी जान लेते हैं कि इसके वर्तमान में राज्यपाल कौन है। महाराष्ट्र के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं, महाराष्ट्र के जो वर्तमान में राज्यपाल जो बने हैं वो बने हैं भगत सिंह कोश्यारी। सॉरी, बने क्या है वो पहले से ही भगत सिंह कोश्यारी वर्तमान में है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 हाल ही में मिड डे मील राशन की सुविधा देने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। इसका सही आंसर दोस्तों मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश ने भी हाल ही में मिड डे मील राशन की सुविधा प्रदान की है। मध्य प्रदेश हमारे पास राज्य जो है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। इसके वर्तमान मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान है और इसके जो वर्तमान में जो यहाँ के राज्यपाल हैं वो है लालजी टंडन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45वां क्वेश्चन। हाल ही में नीति आयोग ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अभियान लॉन्च किया जिसका नाम है हमारे दादा दादी और नाना नानी हमारे साथ, दादा दादी और नाना नानी का आशीर्वाद, वरिष्ठ नागरिकों को हमारी जरूरत, सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, कोरोना वायरस जो है सबसे ज्यादा अफेक्ट जो करता है या तो बच्चों को या फिर बड़े बूढ़े जो हमारे लोग हैं, हमारे घर में जो हमारे माता पिता है, दादा दादी नाना नानी है, उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। तो वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान में रखते हुए अभी हाल ही में भारत सरकार ने नीति आयोग ने इस योजना को लॉन्च किया। नीति आयोग, अब हम नीति आयोग के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। नीति आयोग भारत में योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो सन 1950 में हुई थी। 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, जिसका नाम बदलकर सन 2015 में नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो है राजीव कुमार और इसके जो सीईओ है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया था, इसके जो सीईओ है वो है अमिताभ कांत। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 हमारे सामने है। हाल ही में भारत ने विदेशों से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन से अभियान की शुरुआत की? ऑप्शन ए है हमारे पास मिशन बैक, ऑप्शन बी है मिशन पॉसिबल, ऑप्शन सी है वंदे भारत मिशन तथा ऑप्शन डी है वंदे मातरम मिशन। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन के तहत जो भारतीय नागरिक जो विदेशों में फंसे हुए थे कोरोना संकट के दौरान, उनको भारत में लाने की प्रक्रिया को पूरा किया गया। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 हमारे सामने। मिशन सागर क्या है? मिशन सागर विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाना भारत में। ऑप्शन बी है तटीय राज्यों को कोरोना राहत फंड उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी है हिंद महासागर के द्वीप देशों की कोरोना से लड़ने में मदद करना और ऑप्शन डी है इनमें से कोई। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, हिंद महासागर के द्वीप देशों की कोरोना से लड़ने में मदद करना। भारत ने कोरोना वायरस महामारी के बीच पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को सहायता प्रदान करने के लिए अभी हाल ही में मिशन सागर का शुभारंभ किया। इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना के जहाज INS केसरी की तैनाती की गई, जो कि 2 मेडिकल सहायता टीमों के साथ खाद्य वस्तुएं और हाइड्रोक्लोरोक्विन दवाइयों के सहित कोविड संबंधित दवाई लेकर के और आयुर्वेदिक दवाई भी साथ में लेकर के रवाना हुआ, जिसके तहत हम 5 देशों की मदद की जाएगी, जो कि मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स और मेडागास्कर और कोमोरोस हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा ऐप तथा पोर्टल तथा GI टैक्स से संबंधित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास। प्रवासी राहत मित्र ऐप किस राज्य है या फिर केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई? ऑप्शन ए है हरियाणा, बी है पंजाब, सी है दिल्ली और डी है उत्तर प्रदेश। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश के द्वारा हाल ही में प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया गया। देखिए दोस्तों, हम अब जानते हैं प्रवासी राहत मित्र ऐप क्या होता है। प्रवासी राहत मित्र ऐप के जरिए जो भी प्रवासी मजदूर जो उत्तर प्रदेश का निवासी है, उत्तर प्रदेश में आता है, तो उसको प्रवासी राहत मित्र ऐप के द्वारा वह आवश्यक सेवाएं तथा वस्तु मुहैया कराई जाती है जिसकी उसको बेहद जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे सामने। निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए है दोस्तों दिल्ली, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है पश्चिमी बंगाल। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, पश्चिमी बंगाल। पश्चिम बंगाल ने अभी हाल ही में एग्जिट ऐप प्रवासियों के लिए लॉन्च किया है। अभी जान लेते हैं हम क्या है। देश भर में जो लॉकडाउन के दौरान पश्चिम बंगाल में फंसे अन्य राज्यों के लिए
अन्य राज्यों के जो मजदूर फंस रखे थे पश्चिमी बंगाल में, उनके लिए ये उनके घर पहुंचाने के लिए, उनको राज्यों में पहुंचाने के लिए जहां के वो निवासी हैं, इसके लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया गया। दोस्तों पश्चिमी बंगाल हमारे सामने आता है, तो हम बात करते हैं पश्चिमी बंगाल के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो है ममता बनर्जी, और जो यहाँ के राज्यपाल हैं वो हैं जगदीप धनखड़ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड-19 ऐप लॉन्च किया? ऑप्शन ए है दोस्तों महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है गुजरात। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में आयुष कवच कोविड-19 ऐप को लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए क्या होगा, जो भी व्यक्ति कोरोना वायरस को लेकर के आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में जानना चाहते हैं, वो डायरेक्टली बात कर सकेंगे आयुर्वेद के साइंटिस्ट से। तो हम बात करते हैं यहाँ पे आयुष हमारे पास आता है एक, यहाँ पे आयुष जो आयुष मंत्रालय भी है, इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिंध एंड एच फॉर होम्योपैथी। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश स्टेट हमारे सामने आया है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं, यहाँ पे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ। और हम बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो अभी प्रेजेंट में राज्यपाल हैं, उत्तर प्रदेश के जो प्रेजेंट में राज्यपाल हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, हाल ही में किसानों के लिए किसान सभा ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई? हमारे पास ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है MSME, ऑप्शन सी है CSIR और CRRI, ऑप्शन डी है DRDO। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी CSIR और CRRI। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि यह ऐप है क्या और इसको क्यों विकसित किया गया है। तो देश इसको विकसित करने का जो एक उद्देश्य है वो ये है, देश के दूर दराज के इलाकों में आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली में किसानों को जोड़ने के लिए इस ऐप को विकसित किया गया है। इस ऐप के जरिए क्या करेंगे किसान, जो लॉकडाउन के दौरान उनको जो अपनी जो फसल है उनको बेचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, इस ऐप के जरिए वो बिल्कुल उनको आसान हो गया और आराम से वो इस ऐप के जरिए ऑनलाइन अपनी बिक्री के मूल्य को भी सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं CSIR, जो हमारे पास एक टर्म देखने को मिल रहा है CSIR की फुल फॉर्म होती है दोस्तों काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना दोस्तों सन 1942 में की गई थी। अब हम बात करते हैं, हमारे साथ एक सामने आता है CRRI। CRRI क्या है दोस्तों? सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना सन 1952 में की गई थी। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में हमारे पास लिखा हुआ है, हाल ही में किस मंत्रालय ने चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया? चैंपियन पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है आयुष मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और MSME मंत्रालय। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों MSME मंत्रालय। MSME मंत्रालय की फुल फॉर्म सबसे पहले हम जानते हैं। MSME की फुल फॉर्म होती है दोस्तों माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसकी फुल फॉर्म होती है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। देखिए चैंपियन पोर्टल है, चैंपियन पोर्टल का उद्देश्य ये है कि जो भारत के जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो उद्यमी हैं उनको राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाना तथा तथा प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने में मदद करना है। इस पोर्टल का उद्देश्य है जो MSME के तहत जो हमारे उद्यमी हैं उनको राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाना तथा प्रशासनिक बाधाओं को दूर करना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में है, हाल ही में किस राज्य के तौलिया रुमाल को GI टैग प्रदान किया गया है? ए त्रिपुरा को, ऑप्शन बी है मेघालय को, ऑप्शन सी है तेलंगाना को, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश को। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी तेलंगाना के अभी हाल ही में तौलिया और रुमाल को GI टैग प्रदान किया गया है। GI क्या होता है दोस्तों? ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक मार्क होता है, जिसके तहत क्या किया जाता है दोस्तों? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मार्क के तहत किसी राज्य के किसी भी राज्य के किसी विशेष विषय वस्तु को
पहचान देने के लिए इस टैग को दिया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 हमारे सामने है। हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया है? हमारे पास चार ऑप्शन है, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर। चलिए दोस्तों, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो कि है पुरस्कार से संबंधित प्रश्न, अवार्ड से संबंधित प्रश्न। दोस्तों हमने देखा है जनरली करंट अफेयर के सेक्शन में पुरस्कार से संबंधित प्रश्न अत्यधिक पूछे जाते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 जो हमारे सामने है, निम्न में से किस भारतीय पत्रकार को अभी हाल ही में फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हमारे पास चार ऑप्शन है, रवीश कुमार को, सिद्धार्थ वरदराजन को, अंजना ओम कश्यप को और श्वेता सिंह को। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, सिद्धार्थ वरदराजन को। सिद्धार्थ वरदराजन को अभी हाल ही में फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया। और सिद्धार्थ वरदराजन जो है ये द वायर के संस्थापक तथा द हिंदू न्यूज़पेपर के संपादक भी रह चुके हैं। और दोस्तों जैसे कि हम ऑप्शन ए देख पा रहे हैं, रवीश कुमार, इन्हें भी हाल ही में रेमन मैग्सेसे अवार्ड सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56। हाल ही में किस भारतीय को जापान के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया गया? हमारे पास चार ऑप्शन है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, थंगजाम धवाली सिंह और गीता गोपीनाथ। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, थंगजाम धवाली सिंह। थंगजाम धवाली सिंह को अभी हाल ही में जापान के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। थंगजाम धवाली सिंह जो है ये मणिपुर के एक एलोपैथिक डॉक्टर है। और ठीक है, ये मणिपुर के एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं और ये जो पुरस्कार है जापान का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। हाल ही में किसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए निकी एशिया प्राइज 2020 के लिए चुना गया है? हमारे पास ये ध्यान में रखने वाली बात है दोस्तों, हाल ही में किसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए, ऑप्शन ए है एंथनी टेन, ऑप्शन बी है राम प्रसाद कदेल, ऑप्शन सी है टेन हुइलिंग और ऑप्शन डी है डॉक्टर थलप्पी प्रदीप। तो दोस्तों इसका आंसर होगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए निकी एशिया प्राइज जो दिया गया वो दिया गया है डॉक्टर थलप्पी प्रदीप को। डॉक्टर थलप्पी प्रदीप जो कि आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं, इनको अभी हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए निकी एशिया प्राइज से सम्मानित किया गया है। और ये हम एक बात और जान लेते हैं, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के फैकल्टी हैं। इस अवार्ड को भी जापान सरकार के द्वारा ही दिया जाता है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं एंथनी टेन और टेन हुइलिंग को, एंथनी टेन और टेन हुइलिंग को इकोनॉमिक एंड बिजनेस के लिए निकी एशिया प्राइज से सम्मानित किया गया। और हम बात कर लेते हैं दोस्तों राम प्रसाद कदेल को, इनको कल्चर एंड कम्युनिटी के लिए यह निकी एशिया पुरस्कार दिया गया है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। हाल ही में किसे पुलित्जर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए दार यासीन को, ऑप्शन बी चन्नी आनंद को, मुख्तार खान को या फिर उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इन सभी को पुलित्जर अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है। पुलित्जर अवार्ड पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दोस्तों, कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। अभी तक हमने सभी के सभी टॉपिक वाइज किया था, अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हमें मिसलेनियस ही करने होंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 59 हमारे सामने है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी नागालैंड। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, नागालैंड। नागालैंड में अभी हाल ही में एक जारी रिपोर्ट के अनुसार देखा गया है कि नागालैंड में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60 हमारे सामने है। कोरोना वायरस के लिए पहली स्वदेशी एंटीबॉडी तैयार करने वाला संस्थान कौन बना है? ऑप्शन ए अखिल भारतीय अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन बी डीआरडीओ, ऑप्शन सी राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे, ऑप्शन डी आईआईटी कानपुर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे को यह कीर्तिमान हासिल हुआ है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की।
हाल ही में इजराइल ने एक सड़क का नाम किस भारतीय के नाम पर रखा? तो हमारे पास चार ऑप्शन है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर पत्ता भाई सीतारमैया। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे ही अभी हाल ही में इजराइल में एक सड़क का नाम रखा गया है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। हाल ही में भारतीय मौसम विभाग ने किन दो नए क्षेत्रों को मौसम के पूर्वानुमान में शामिल किया है? ऑप्शन ए है हमारे पास गिलगिट बाल्टिस्तान, ऑप्शन बी है मुजफ्फराबाद, ऑप्शन सी है दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र तथा ऑक्साई चीन, और ऑप्शन डी है ए तथा बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए तथा बी दोनों। देखिए दोस्तों, गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है। दोनों इस पे अपना ही प्रतिनिधित्व बताते हैं कि ये हमारा है और ये हमारा है। तो इसी को लेकर के अभी हाल ही में भारत सरकार ने क्या किया है, मौसम पूर्वानुमान में इनको शामिल कर दिया है और इनके मौसम पूर्वानुमान का अनुमान भारत सरकार ने लगाना शुरू किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। हाल ही में किस शहर में होम डिलीवरी को अनिवार्य रूप से कैशलेस कर दिया गया है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है, अहमदाबाद, चेन्नई, गांधीनगर और वाराणसी। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अहमदाबाद में अभी हाल ही में कोरोना वायरस को देखते हुए होम डिलीवरी को अनिवार्य रूप से कैशलेस कर दिया गया है ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सके। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64, जो कि इस तरीके से है, इस प्रकार है। हाल ही में किस पैरा एथलीट ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? हमारे पास चार ऑप्शन है, देवेंद्र झज्जरिया, ऑप्शन बी है दीपा मलिक, ऑप्शन सी है अमित कुमार सरोहा और ऑप्शन डी है वरुण सिंह भाटी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, दीपा मलिक। जैसे कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, इन्हें 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न से भी सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निम्न में से किस टाइगर रिजर्व में 2019-20 की तुलना में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है? तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए गिर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर 2019 में जो बाघों की संख्या 88 थी, अब वो 96 हो गई है। 8 की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 जो है हमारे सामने। हाल ही में जारी फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? ऑप्शन ए है गौतम अडानी, ऑप्शन बी है मुकेश अंबानी, ऑप्शन सी है सुंदर पिचाई और ऑप्शन डी है शिव नाडर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मुकेश अंबानी फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर लिस्ट 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले व्यक्ति बने हैं। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67। हाल ही में किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे गीत को लॉन्च किया? हमारे पास चार ऑप्शन है, आरबीआई, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक या फिर पीएनबी बैंक। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, एचडीएफसी बैंक ने भी हाल ही में हम हार नहीं मानेंगे गीत को लॉन्च किया और इसको जो गाया है वो ए आर रहमान ने गाया है। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, देना बैंक, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास यस बैंक, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास जनसेवा बैंक और हमारे पास ऑप्शन डी जो है हमारे पास सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक। तो उसका सही आंसर होगा दोस्तों सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक। सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक होगा। इसका जो पूरा नाम होता है दोस्तों वो है, फुल फॉर्म इसकी, चंद्रसेनीय कयास्था प्रभु कोऑपरेटिव या फिर सहकारी बैंक। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 इस तरीके से है। फेड अप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? हमारे पास चार ऑप्शन है, सानिया नेहवाल, ऑप्शन बी है सानिया मिर्जा, ऑप्शन सी है पीवी सिंधु, ऑप्शन डी है अंकिता रैना। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, सानिया मिर्जा को यह कीर्तिमान हासिल हुआ है। ये पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है जिन्होंने फेड अप हार्ट अवार्ड जीता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70 हमारे सामने इस प्रकार है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी की स्थापना की? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी गांधीनगर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों गांधीनगर। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 71वां क्वेश्चन हमारे सामने है। हाल ही में विशाखापट्टनम पॉलीमर प्लांट में किस गैस के रिसाव के कारण दुर्घटना घटी?
ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन बी प्रोड्यूसर गैस, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑप्शन डी स्टाइरिन। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, स्टाइरिन एक गैस है जो एक जहरीली गैस है जिसके कारण अभी हाल ही में विशाखापट्टनम में दुर्घटना देखने को मिली। जब ये गैस लीक हो गई थी तो लगभग 1-1.5 किलोमीटर के एरिया में जितने भी लोग थे उनको सांस लेने में काफी तकलीफ होने लगी और वो बेहोश होकर सड़क पर ही गिर गए थे, जिसमें से कई लोगों की मृत्यु भी वहां पे हमें देखने को मिली। जल्द ही इस समस्या को सुलझा लिया गया था। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन अगला देते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 हमारे सामने इस प्रकार से है, हाल ही में किस राज्य में स्थित चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने एक स्वचालित चिकित्सा ट्रॉली का निर्माण किया है? ऑप्शन ए पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी है हमारे पास आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है हमारे पास झारखंड। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में अभी हाल ही में चैतन्य लोकोमोटिव वर्क्स ने एक स्वचालित ऑटोमेटिक मेडिकल ट्रॉली का निर्माण किया है, जिसके तहत क्या होगा, ये कंप्यूटर ऑपरेटेड एक ट्रॉली होगी जिसको वार्ड में भेजा जाएगा और उसको कंप्यूटर के माध्यम से कंट्रोल किया जाएगा। कोरोना वार्ड के लिए मुख्यतः विशेषकर ये जो है इसको डेवलप किया गया, विकसित किया गया है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 के बारे में हम देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा स्वस्थ वायु नामक इन्वेसिव वेंटिलेटर का निर्माण किया गया है? ऑप्शन ए हमारे पास डीआरडीओ, ऑप्शन बी है नासा, ऑप्शन सी हमारे पास CSIR और ऑप्शन डी हमारे पास CRRI। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR ने इस इन्वेसिव वेंटिलेटर को विकसित किया है। दोस्तों ये क्या है, ये भी एक बाइपेप वेंटिलेटर का ही एक पार्ट है जिसको हम इन्वेसिव वेंटिलेटर कहते हैं। इसमें भी क्या है दोस्तों, जैसे एक स्मॉल वेंटिलेटर होता है, इसके तहत हाई प्रेशर से एयर को जो है कोरोना के जो मरीज हैं, कोरोना वायरस से जो इन्फेक्टेड है, उनको इस वेंटिलेटर को दिया जाता है, उनको इसको उपलब्ध कराया जाता है ताकि उनमें ऑक्सीजन लेवल मेंटेन किया जा सके। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की, जो कि इस प्रकार से निम्न में से कौन सा गीत हाल ही में ICCR द्वारा जारी किया गया? ऑप्शन ए है दोस्तों हम होंगे कामयाब, ऑप्शन बी है जीतेगा भारत, ऑप्शन सी है यूनाइटेड वी फाइट और ऑप्शन डी है हम हार नहीं मानेंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी यूनाइटेड वी फाइट। ICCR इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। इसकी स्थापना दोस्तों सन 1950 में मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री थे, उनके द्वारा की गई थी। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 हमारे सामने इस प्रकार से है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या कहां पे ज्यादा है? ऑप्शन ए ग्रामीण क्षेत्र में, ऑप्शन बी शहरी क्षेत्र में, ऑप्शन सी दोनों में संख्या समान है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 10% ज्यादा यूजर्स हैं इंटरनेट के एक्टिव यूजर एज कंपेयर टू किसके, शहरी क्षेत्रों के। तो दोस्तों हम जानते हैं ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 227 मिलियन एक्टिव यूजर हैं एट प्रेजेंट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश का पहला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश बना है जिसने सभी जिले के अस्पतालों में वेंटिलेटर बेड की सुविधा उपलब्ध कराई है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में यह कीर्तिमान अपने नाम किया है कि उसने हर बेड पे वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध कराई है। हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो हमारे पास जो CM है वहां के, वो है योगी आदित्यनाथ। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77, ध्रुव नामक अल्ट्रावायलेट आधारित सैनिटाइजर किसके द्वारा विकसित किया गया? ध्रुव नामक अल्ट्रावायलेट आधारित सैनिटाइजर किसके द्वारा विकसित किया गया है दोस्तों? ऑप्शन ए है हमारे पास इसरो, ऑप्शन बी है हमारे पास DRDO, ऑप्शन सी है IIT कानपुर और ऑप्शन डी है हमारे पास नासा। इसको दोस्तों अल्ट्रावायलेट बेस्ड जो है ये सैनिटाइजर है, इसको DRDO ने विकसित किया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ये अल्ट्रावायलेट बेस्ड सैनिटाइजर, इसके तहत क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को आसानी से सैनिटाइज किया जा सकता है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की, यांत्रिक ऊर्जा प्रणोदन प्रणाली मैकेनिकल एनर्जी एंड प्रोपल्शन सिस्टम के से युक्त NASA के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? ऑप्शन ए हमारे पास इंजेन्युइटी, ऑप्शन बी हमारे पास लूनर, ऑप्शन सी है इंजनॉट और ऑप्शन सी है फ्लायर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए इंजेन्युइटी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इंजेन्युइटी। चलो हम जानते हैं दोस्तों इसको, यह नाम
ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसको यह नाम देने का श्रेय भारतीय मूल की 17 वर्षीय जो एक महिला है, लड़की है, वनीजा रूपानी को जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब हम बात करते हैं 79 क्वेश्चन नंबर 79 की। निम्न में से कौन सा भारतीय कार्यक्रम दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम बना है? जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान सभी लोगों ने यह डिमांड की थी कि रामायण को दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाए, तो अभी हाल ही में दूरदर्शन पे रामायण प्रसारित हुई और ये साथ ही साथ इसने एक रिकॉर्ड भी कायम कर दिया, जो कि विश्व में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला प्रोग्राम भारतीय प्रोग्राम बना। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। लॉकडाउन के पश्चात विशेष श्रमिक ट्रेन के माध्यम से अपने प्रवासी मजदूर को लाने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए हमारे पास झारखंड, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है बिहार। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए झारखंड। झारखंड वह पहला राज्य बना है जिसने विशेष श्रमिक ट्रेन के द्वारा अपने मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों को अपने राज्य में बुलाने का काम किया है। तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों झारखंड के बारे में। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और झारखंड के वर्तमान जो राज्यपाल है वो है द्रौपदी मुर्मू। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है डीआरडीओ द्वारा स्थापित रक्षा संस्थान पुणे ने एक माइक्रोवेव स्टेरलाइजर का निर्माण किया, जिसका नाम एवं उद्देश्य निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए है नाम क्यूबा है और उद्देश्य टीबी विषाणु को समाप्त करना, ऑप्शन बी है नाम संयम है और उद्देश्य कोरोना वायरस को समाप्त करना, ऑप्शन सी है नाम अतुल्य है और उद्देश्य कोरोना वायरस को खत्म करना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, नाम अतुल्य है और उद्देश्य कोरोना वायरस को समाप्त करना है। अतुल्य नामक एक माइक्रोवेव स्टेरलाइजर का जो निर्माण किया है वो किसने किया है दोस्तों? ये किया है एक डीआरडीओ द्वारा स्थापित रक्षा संस्थान पुणे ने इसका निर्माण किया है। इसका क्या यूज है दोस्तों? इसके तहत कोरोना वायरस को खत्म किया जाएगा और ये जो है ये सिर्फ ऑपरेबल होगा किसके ऊपर? ये नॉन मेटेलिक बॉडी पे, मतलब कि अधातुओं पर ही एप्लीकेबल होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य ने मनरेगा के तहत सबसे अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया? ऑप्शन ए हमारे पास उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य बना जिसने लगभग 19 लाख वर्कर को मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान करने का श्रेय हासिल किया। मनरेगा क्या है दोस्तों? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसका पहले नाम दोस्तों नरेगा था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसकी स्थापना 2004 में हुई थी, लेकिन सन 2006 में इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। चलिए कुछ दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा हस्तांतरण सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा? ऑप्शन ए है 75वें स्थान पर, ऑप्शन बी है 74वें स्थान पर, ऑप्शन सी है 70वें स्थान पर और ऑप्शन डी है 72वें स्थान पर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 74वें स्थान पर भारत रहा और इस सूचकांक में स्वीडन प्रथम स्थान पर रहा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारे ये करंट अफेयर की सीरीज यहाँ पर खत्म होती है। हमने सभी के सभी टोटल 83 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर मई मंथ के खत्म कर लिए हैं, जिसमें से आपको 100% एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो और हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।